हेडिंग दीजिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जी जी। और एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ, अब स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दिख रहा है बोर्ड? जी सर। जी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ। लिखो, हेडिंग दीजिए आप लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखो यहाँ से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जिस तरह से अब पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावना बन सकती है। तो बुक है ना आप लोगों के पास? जी सर। हाँ ठीक है, तो वहां से रिवीजन करने के लिए सही है। जैसे आप पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखो संविधान के भाग 1, संविधान संविधान के भाग 1 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद और अनुच्छेद 1 से 4, 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करता है। या संघ भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। संघ और राज्य क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1 से 4 है, तो पहला आर्टिकल लिख लो आप लोग। यहाँ से खूब क्वेश्चन लिखता है आर्टिकल फर्स्ट, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा करके आता है, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट ये क्या कहता है? आर्टिकल पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हाँ, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई समझौता नहीं है, स्टिल कोई मतलब यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। अब इसका मतलब आप लिख लीजिए, इसका आशय है, ऐसे लिख लो कि पहला कि
राज्यों के राज्य क्षेत्र का जो हिस्सा है, इसमें आप एक लिख सकते हैं कि मतलब ये किसी जो रंजीत का स्टेटमेंट है, आप बुक से भी लिख सकते हैं कि ये मतलब कि कोई समझौता नहीं है और राज्यों को इससे बाहर होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। जैसे आपके किताब में दिया हुआ है अनुच्छेद 1 में कि जैसे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, अनुच्छेद 1 के अनुसार 3 श्रेणी में बांटा गया था। एक है राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिसे किसी समय में, तो उसको हम अभी बाद में लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब पहला ये लिख लेना कि राज्यों को कोई बाहर इसमें होने का अधिकार नहीं है। एक पॉइंट ये आप लिख सकते हैं। इसमें देखो अभी जो पहला है, इसमें क्या कहता है कि राज्यों, संघ और ऐसे क्षेत्र जिसे किसी समय भारत में मिलाया जा सकता है। तो राज्य, अभी राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य, दूसरा 28 संघ शासित क्षेत्र या संघ का 28 संघ क्षेत्र, संघ हो गया। 7 8 8 8 ऐसे ऐसे क्षेत्र जो यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया हो या किया जाए, अधिग्रहित किया गया हो या किया जाए, ऐसे क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखो राज्यों की संख्या हमने देखा जब आंध्र प्रदेश से पृथक होकर के तेलंगाना बना था। कब बना था तेलंगाना? 2014 में कितने तारीख को? जून में ना? 2014। हाँ, 2 जून को बना था। तो उस समय हमने देखा था कि राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 29। लेकिन बाद में जब आप और हम देखते हैं कि किस तरह से 31 अक्टूबर 2019 को एक चेंज आया था। 31 अक्टूबर 2019 को क्या चेंज आया था? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, बिल्कुल, जो पहले जम्मू और कश्मीर बना दिया गया। हाँ, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया। जो पहले स्टेट था, ठीक है, इसके स्टेट की जो दर्जा है उसे समाप्त करके देखो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। जो 5 अगस्त आपने देखा था कि 1919 को आर्टिकल जो हमारा यहाँ 100 कितना, सॉरी 370 आर्टिकल जो था उसे समाप्त करके आपने देखा कि 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के राज्य के स्टेटस छीन करके, मतलब कि हटा करके, स्टेटस छीनना मत कहिए, हटा करके इसे क्या कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को तोड़ करके 2 संघ शासित राज्य बनाए गए। एक था जम्मू और कश्मीर और दूसरा क्या है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। डेट याद रखना ये दोनों का, ठीक है, 31 अक्टूबर। तो इस तरह से राज्यों की संख्या कितनी हो गई? टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। क्लियर? 28। संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई थी ये बताओ? टोटल संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई थी जम्मू कश्मीर बनाने के बाद? उस समय 9 हो गया था। 10। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे, हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये बनने के बाद संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 9 हो गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में हमने ये देखा संघ शासित क्षेत्रों के बारे में, ये पिछले क्लास का है आप लोगों का, इसको डिलीट कर दूं। इसमें हमने ये देखा कि अब अभी संघ शासित क्षेत्र कितने हैं? संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8 दमन दीव और दादर नागर हवेली को अलग एक कर दिया। कब किया? 2022 में। 2022 में, ठीक है। और कोई साक्षी? देखो मैं ठीक है कहता हूं तो इसका मतलब ठीक नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? और ज्यादातर मुझे लगता है कि ठीक नहीं है ही वाला सही होता है। इसमें देखो दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव को विलय करने के लिए एक विधेयक लाया गया था तो 2019 में। ठीक है, इसमें दादर नागर हवेली दमन दीव, यही ना? दादर
और नागर हवेली, नागर हवेली, और दूसरा था दमन और दीव, दमन दीव। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, ठीक है, 2019 में। इस अधिनियम के द्वारा 26 जनवरी 2020, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया। अब रंजीत, अब समझ में आया? इनका विलय की घोषणा कर दी गई थी। तो इस तरह से क्षेत्रों, इसकी जो संख्या हो गई अब कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से क्षेत्र है, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो लिख लो अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहला। लिखवा दूं या लिख लोगे आप लोग? लिख लेते हैं सर। हाँ, लिख लीजिए अंडमान निकोबार। दूसरा लिख लो चंडीगढ़, चंडीगढ़। तीसरा लिख लीजिए दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये जो दोनों है इसको एक कर दिया गया, इसका विलय हो गया। तो थर्ड में यही लिख लो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव। 3 हो गया। चौथा लिखो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। 5वां लद्दाख, 5 हो गया। 6 और लद्दाख हो गया। और छठा लिख लो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केवल दिल्ली नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा था बीपीएससी वाला, वो पता ही है आप लोगों को। और नेक्स्ट हो गया हमारा कौन सा? पुदुचेरी। कितने हो गए? पुदुचेरी। तो कौन सा रह गया? लक्षद्वीप। पुदुचेरी। एक कौन सा रह गया? लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप नहीं लिखा ना, शुरू में हमने अंडमान निकोबार लिखा, लक्षद्वीप लिख लो। लक्षद्वीप। तो ये नाम याद रखना है। और तीसरा पॉइंट ये देखा कि इसमें कोई नए क्षेत्र का अधिग्रहण से संबंधित, आपके बुक में लिखा होगा 3 पॉइंट। एक तो साफ कहता है कि राज्य है, देखो बुक में। और दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 के तहत ये 3 चीज हमें मिलते हैं। तो राज्यों की संख्या कितनी है? आर्टिकल 1 के तहत राज्यों की संख्या कितनी है टोटल? अभी 28। और संशासित क्षेत्रों की संख्या अभी कितनी है? 8। ठीक है, हाँ, कौन कौन से हैं याद रखना है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 2 सेकेंड, यानी दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल, ये पिछला क्लास का। अब हमारे पास देखो, इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1, आर्टिकल्स के बारे में, 2, 3 और एक है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 2 के सामने लिखिए सेकंड क्या कहता है? आर्टिकल सेकंड। दूसरा कहता है, आप लिख लीजिए आर्टिकल सेकंड में, इसमें लिख लो
संसद को संसद को संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश, संसद को, ध्यान रखना ये शब्द याद रखना है, संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार, प्रवेश अथवा स्थापना करने का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस अनुच्छेद के तहत संसद को जो शक्तियां दी गई वो दो तरह की शक्ति हो गई। एक, या तो संसद संघ में नए राज्यों को बना सकता है, या फिर नए राज्यों को क्या कर सकता है, उसमें मतलब कि शामिल कर सकता है। क्लियर? मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ पहला कि संसद क्या कर सकता है, आप लिख लीजिए, संसद अर्थात संसद नए राज्यों को लिखो, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे या कर सकता है, दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। यही है नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना, मतलब वही हुआ। ठीक है, सिंपल शब्द में यही हुआ इसका मतलब। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल थर्ड लिखो, आर्टिकल 3 बड़ा अच्छा है, ध्यान रखना। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसमें अंतर को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या लिखिए, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण, भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां पे लिख लीजिए, भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, अर्थात लगा देना, अर्थात भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन, अर्थात राज्यों के पुनर्सीमन करना। ठीक है, अब यहां पे एक नोट डाल करके लिखिए, नोट। इसके लिए कौन सा बहुमत की जरूरत होती है? साधारण बहुमत। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, लिखिए संसद, नोट डाल करके लिखो, संसद साधारण बहुमत द्वारा अर्थात करके लिखो, अर्थात संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, दूसरा पॉइंट बना करके लिख लेना, जो पुनर्सीमन का मतलब उसके क्षेत्र या सीमा में कुछ बदलाव, जोड़ना, घटाना अन्य राज्य से मिला करके, या ठीक है, पुनर्सीमन। इसके बाद लिख दीजिए, पुनर्सीमन इसी में आ जाएगा, सीमा में परिवर्तन या उसमें पर बदलाव करना, तो ये इसी में आ जाएगा, पुनर्सीमन में। इसके बाद लिख दीजिए नाम में परिवर्तन, ठीक है।
सीधा सीधा यही आपके स्टेटमेंट बना देगा। क्या रंजीत, गलत कह रहा हूं? नहीं यही सर, आपके ठीक है सर। अब मेरे हाँ बोलिए। जैसे उड़ीसा का उड़ीसा बनाया जो है, जैसे हाँ पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा हो गया, या पुदुचेरी का वो हाँ तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उस हाँ केस में सर, क्या हाँ। उड़ीसा विधानसभा से भी हम्म। पास करा करके उनको भेजा गया होगा ना राज्यसभा या लोकसभा को? देखिए यहाँ संसद सीधे शब्दों में क्या लिखा है, संसद, समझिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा लिख लीजिए एक नोट, अगर जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो लिखिए नोट, एक नोट और बनाइए, नोट नंबर सेकेंड, नोट नंबर 7 लिखिए। किंतु इसके लिए नोट नंबर सेकेंड स्टार लगा करके लिख लीजिए। यही इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब स्टूडेंट कुछ अच्छे हो, क्वेश्चन करने वाले हो, तो कई सारी बातें खुल करके आ जाता है, नहीं तो कुछ चीजें हैं कि छूट भी सकता है। तो लिखो नोट सेकेंड, लिखिए। इसमें क्या लिखवाया, इसमें कुछ लिखवाया नहीं लिखवाया? किंतु इसके लिए हाँ लिख संबंधित रहे, हाँ राज्य, लिखिए ऐसा कुछ किंतु, होता है। किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात क्या हुआ कि विधेयक को राष्ट्रपति की क्या मिलनी चाहिए, सिफारिश पर ही संसद में लाया जाएगा। सर, ठीक है हाँ। मेरा सवाल है, जैसे और मनी बिल में भी एक मिनट पूरा लिख लीजिए। एक राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा लाया जाएगा। दूसरा लिखिए, यदि विधेयक किसी राज्य के, आपका जो प्रश्न है ना निदान हो जाएगा। देखिए यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम, या नाम में परिवर्तन से संबंधित है, नाम से परिवर्तन से संबंधित है, तो राष्ट्रपति विधेयक को, तो राष्ट्रपति विधेयक को, राष्ट्रपति विधेयक को लिख लिया, राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल, संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय हेतु प्रेषित करेगा। भेजेगा, ठीक है। इसके राष्ट्रपति विधेयक को राज्य के विधानमंडल को क्या करेगा, राज्य के विधानमंडल को भेजेगा, ठीक है। लिखिए हालांकि, हाँ एक मिनट आप पहले लिख लीजिए, हालांकि, हालांकि लिख लीजिए, हालांकि या किंतु राष्ट्रपति अथवा संसद, राष्ट्रपति अथवा संसद विधानमंडल की राय से आबद्ध नहीं होगा, से आबद्ध नहीं होगा, यानी कि उसकी राय से बंधा हुआ नहीं है। मतलब समझ में आया? हाँ अब पूछिए रंजीत। मैं कह रहा हूँ ये तो ऊपर से आया नीचे, मतलब संसद ने ठान लिया है कि आंध्र प्रदेश का नाम बदल के आंध्र नगरी रखना है। सपोज अगर आंध्र प्रदेश ही चाहता है उसका नाम चेंज करना, तब वो तो वहां से इनिशिएट होगा ना, पहले विधानमंडल से, तब जाएगा संसद में। ऐसा कुछ होगा क्या सर? नहीं नहीं नहीं, विधानमंडल से नहीं। विधानमंडल, विधानमंडल अगर करता है ना, तो भी इस विधेयक को पहले संसद में ही लाना पड़ेगा, वो भी किसके सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश। बिल्कुल जी, ठीक है। नाम बदलना ये सब, ये सीधे समझिए ना कि हमारा अभी आपने जो हेडिंग दिया है, हेडिंग क्या था? यूनियन एंड टेरिटरी। यूनियन एंड टेरिटरी। और यूनियन एंड टेरिटरी में राज्य जो है वो किसी एग्रीमेंट के आधार पर नहीं है कि वो चाहे जब चाहे अपना नाम बदल ले, या वो जब चाहे अपना क्षेत्र बदल ले या कुछ कर ले, वो सब उसको अधिकार नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब समझना है। अब देखो, यदि विधानमंडल, इसमें यह भी है कि यदि विधानमंडल
नियत अवधि में अगर कुछ उसका अनुशंसा के बारे में मानता है या नहीं मानता है, ठीक है, तो उससे भी संसद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम्म। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है। वो पारित समझा जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये एक्सेप्शन था हमारा जम्मू और कश्मीर, बात समझ रहे हैं? एक्सेप्शन जी था जी, वहाँ जम्मू और 370 लगा था। हाँ, जम्मू और कश्मीर, वो भी 370 हटने के बाद से वहां की कहानी क्या हो गई, बदल गई। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब सीधे सीधे हम पढ़ रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो यूनियन को ऐसा कोई राइट नहीं है। हाँ, यूनियन चाहे तो वो मांग कर सकता है, मांग करेगा संसद के सामने, और संसद उस पे राष्ट्रपति की सिफारिश पे उस विधेयक को लाएगा। और जैसे अभी आपने देखा कि नाम में परिवर्तन हो, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन हो, कुछ क्षेत्र काट करके, अब जैसे देखिए बिहार को काट करके झारखंड बनाना था, तो झारखंड के जो उसके हिमायती थे झारखंड की स्थापना के लिए, वो किससे मांग कर रहे थे? अब ये तो बिहार विधानसभा चाहता तो कभी भी नहीं चाहता कि बिहार का विभाजन हो, चाहता वो बताइए? जी जी जी। वो संसद में राष्ट्रपति के सिफारिश द्वारा प्रस्तुत किया गया, फिर हाँ वो चीजें समझ में आई, तो फिर बिहार को काट करके झारखंड बना दिया गया। ठीक है। अब इसी तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से तेलंगाना का निर्माण किया, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। क्लियर? जी सर। फिर स्टूडेंट गायब हो गई है। क्लियर है ये? अब रंजीत, जी आप जी आपका डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे? जी सर। जी सर। देखिए, ये इसीलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जब क्वेश्चन उठाने वाले होते हैं ना, तो कई सारी चीजें खुल के आ जाते हैं। और नहीं, क्वेश्चन उठाने वाले नहीं कोई होता है, तो सीधा आर्टिकल 2 पढ़ा दिया। अब अब इतना पढ़ाते समय अब मेन चीज है कि समय को भी ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं? तो जी सर। हाँ, चलो देखते हैं ये अब जुड़ तो जाए। साक्षी लेफ्ट हो गई। हाँ, यही एक समस्या है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जी एक पॉइंट लिख लीजिए, आर्टिकल 2 और 3 में अंतर। आर्टिकल 2 और 3 में अंतर। आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर है, ये बताइए। हाँ, क्या बोलिए? हाँ बोलिए, पूछिए क्या पूछना है। कुछ खास नहीं बोल रहे थे, वही बोल रहे थे कि स्टूडेंट लेफ्ट कर गए, और हम्म। अभी दोबारा खाली अंतर ही पढ़ा रहे हैं बस। हम्म। अब वो वहां पे देखिए, अब आपने ये देखा कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर डिफरेंस आएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों से ही पूछना है मुझे, आर्टिकल 2 जी जी और आर्टिकल 3 जी में क्या अंतर है, समझ में आ गया? इसका मतलब जी क्या जी हुआ कि ये राज्यों के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। एक सिंपल भाषा में याद रखो, ये राज्यों के क्षेत्र से है, लेकिन इसमें हम अलग क्षेत्र से, कहीं से क्षेत्र प्राप्त करते हैं, तो नए राज्य हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर? तो अब सर, हाँ, सिंपल है। श्रीलंका को आर्टिकल 2 के अंदर लाएंगे, और हाँ, झारखंड को आर्टिकल 3 के अंदर आर्टिकल लाएंगे। 3 के अंदर लाएंगे। अब मन ये कुछ ज्यादा, हाँ, लेकिन एक नोट और लिख लीजिए, एक आर्टिकल 4 जो कहता है, उसका लिख लीजिए, आर्टिकल 4। 4 था ना, आर्टिकल 4। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, वहां पे लिखिए आर्टिकल 4 के लिए लिखिए, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, संसद द्वारा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, के अंतर्गत बनाई गई विधि, इसके द्वारा जो कोई विधि बनेगा, विधि, बनाई गई विधि, विधि, हाँ, विधि, आर्टिकल 368,
आर्टिकल 368 के अधीन 368 के अधीन संविधान में संशोधन संविधान में संशोधन संविधान में संशोधन संविधान में संशोधन क्या माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सर 360 के तहत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो विधि बनाया जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की बात करता है वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा सर। 100 अभी 102वां हुआ तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर हुआ, उसके बाद सिक्किम राज्य बना 42वां या 45वां। फिर आप एक अलग जहाज पे बैठ गए। पहले लिखिए नहीं माना जाएगा। लिखिए नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा रंजीत? अब आप बोलिए, आपको बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। नहीं कह रहा था जैसे सिक्किम, गोवा, तेलंगाना संशोधन, तो उसको तो अमेंडमेंट में जैसे 45 हरियाणा बना, तो देखिए नंबर है। एक मिनट, नहीं माना जाएगा। इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संसद कोई विधि बनाती है वो साधारण बहुमत से होगा, ठीक है, याद रखना है। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं ना, वो देखिए ये विवाद उभर करके आया था बेरुवारी मामला में, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। बेरुवारी, ठीक है, बेरुवारी मामला में, मामले लिख लीजिए, में उभर करके आया था। बेरुवारी आप जानते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है, सिलीगुड़ी से नहीं, जलपाईगुड़ी के पास का क्षेत्र है, और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला आया था। ये इसमें लिख लीजिए, ये आपको इसके कारण एक संविधान संशोधन करना पड़ा था आर्टिकल 368 के तहत, और वो करा गया था 9वां संविधान संशोधन। अभी मैं समझा दे रहा हूं, 9वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1960 में, 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ था। बेरुवारी क्षेत्र जो है, जो बेरुवारी क्षेत्र अभी मैंने बताया जलपाईगुड़ी का, बेरुवारी क्षेत्र, ठीक है, किसको दे दिया गया था? पाकिस्तान। अभी किसे किसे दिया जाएगा 60 में? बांग्लादेश को। फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान को ना भाई। बांग्लादेश कब बना है? बांग्लादेश 1971 के बाद। तो 60 में किसको देंगे आप? हाँ, भी पाकिस्तान को ना, तो पाकिस्तान को दे दिया। इससे क्या समझे, इससे क्या समझे? इससे ये हुआ, नोट लिखिए इसका मतलब, अर्थात लिखिए, अर्थात 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 इसका मतलब ये हुआ, समझिए, अर्थात इसका मतलब ये कह रहा है, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि आप क्षेत्र सीमा परिवर्तन वगैरह, नाम परिवर्तन जो करना है साधारण बहुमत से करिए। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य का क्षेत्र किसी दूसरे देश को आप दे रहे हैं, ठीक है, अर्थात लिख लीजिए, आर्टिकल 3 के तहत राज्यों के क्षेत्र अथवा भूभाग को किसी अन्य देश या विदेशी राज्य या विदेशी सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए
वो हस्तांतरित करने के लिए ठीक है, हस्तांतरित करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत ठीक है, के तहत संविधान संशोधन करना होगा। किसे? संसद को संविधान संशोधन करना होगा। मतलब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लो किसी राज्य का क्षेत्र लेकर के किसी दूसरे राज्य में मिला देते हैं, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर देते हैं, या सीमा में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये सब चीज करने के लिए हमें साधारण बहुमत की हमें कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पे हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम किसी राज्य का कोई क्षेत्र किसी विदेशी शक्ति को सौंपते हैं, तो ये हम साधारण बहुमत द्वारा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ रंजीत? अब सर क्लियर है। तब सर उस केस में हाँ। पुर्तगाल से गोवा को छीन के, चाहे वो आर्टिकल 2 में आ को छीन जाएगा। के, तो जो चाहे हमने हरियाणा को, नहीं, पुर्तगाल को गोवा से पुर्तगाली गोवा को अगर हमने पुर्तगाल से छीना तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा, क्योंकि हमने बाहरी क्षेत्र को क्या कर रहे हैं? आपस में मिला रहे हैं। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, और सर, एक नोट पंजाब और से, लिख लीजिए, एक नोट और लिख लीजिए। हाँ, पंजाब से बोलिए। पंजाब से हरियाणा को अलग कर ये दिया, सब वो राज्य आर्टिकल बना 3 दिया। के तहत जाएगा। ये सारे के सारे आर्टिकल 3 के तहत। तब तो वो संविधान संशोधन माना जाता है ना? नहीं, वो साधारण बहुमत से है, संविधान में संशोधन नहीं है। बार बार बोला आपको। देखिए, स्टेट में आप कुछ भी पढ़िए। अगर ये स्टेट है, एक समझ लीजिए, ये एक कोई स्टेट है और इसको काट करके आप किसी बी स्टेट में मिला दे रहे हैं। ठीक है, बी स्टेट में मिला। हाँ बोलिए। सर हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। बोल रही हूँ कि जैसे कि देश के अंदर कुछ करना है तो साधारण बहुमत की जरूरत नहीं है संशोधन का, चाहे आप लेकिन दूसरे संशोधन। देखो, मैं 1 मिनट में और क्लियर कर दे रहा हूँ इसको आपको। देखो, एक रफ मैप बना रहा हूं मैं। ये हमारा भारत है, 1 मिनट के लिए मान लो। ठीक है, तो भारत में जितने राज्य हैं, अब जैसे जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर को हमने किस तरह से अलग कर दिया। ये हम अलग कर देने का मतलब क्या? राज्य से अलग करके हमने उसको यूनियन टेरिटरीज बना दी। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमने देखा कि बिहार है और बिहार को काट करके हमने झारखंड बना दिया राज्य को। तो इसके लिए हमें कोई 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि इतने बड़े क्षेत्र है, गुजरात, पंजाब, ये सारे क्षेत्र मिला करके, सिंध, पंजाब वगैरह का जो क्षेत्र है। तो आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से किस तरह से हम आगे देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र है। गुजरात में जो हमारा का पूरा बम्बई प्रेसिडेंट है, तो गुजराती भाषा और अलग भाषा से किस तरह से अलग अलग कई सारे स्टेट बनेंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से तेलंगाना और इसको अलग कर दिया। ठीक है, तेलंगाना बना दिया। तो ये सब चीजें जो हमने राज्य में परिवर्तन किए, चाहे सीमा में परिवर्तन, चाहे नाम में परिवर्तन, या नए राज्य का निर्माण। कौन से नए राज्य का? आर्टिकल 3 के तहत मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 3 के तहत जो भारतीय क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हमें 368 की कोई जरूरत नहीं है। हमें किससे करना होगा? साधारण बहुमत से। सर मेरा सवाल एक है। और 1 मिनट रंजित, बस 1 मिनट और। अब देखो, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे
छोटे छोटे छोटे छोटे कई सारे, उसको आप एनक्लेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनक्लेव। एनक्लेव। कुछ ऐसे एनक्लेव थे जो भारत में थे, ठीक है, और कुछ ऐसे एनक्लेव थे जो आपको बांग्लादेश में थे, ठीक है। ये जो हमारा जो पहले पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, अब कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो ऐसे कुछ इनक्लेव थे जिसमें भारत में ऐसे इनक्लेवों की संख्या करीब 111 के आसपास था, और बांग्लादेश में ऐसे इनक्लेव की संख्या 51 था। वास्तविक में ये इनक्लेव 111 इनक्लेव भारत के थे, लेकिन अगर देखा जाए क्षेत्र की दृष्टि से तो उस पर शासन करना बांग्लादेश के लिए ज्यादा सरल होता। और ये जो 51 इनक्लेव थे, ये थे बांग्लादेश के, लेकिन इसमें शासन करना भारत के लिए ज्यादा सरल था। समझ में है? तो इन इनक्लेवों का जो आदान प्रदान होगा, कहने का मतलब नया क्षेत्र आप कहां से का आदान प्रदान कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं, और किससे? राज्यों से नहीं। आप राज्यों से नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? विदेश के साथ कर रहे हैं। अब समझ में आया? विदेश के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह के इनक्लेव का जब आप आदान प्रदान करेंगे, तो इसके लिए आप साधारण बहुमत से ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 368। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और रंजीत, मुझे बताइए इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 100। वेरी गुड। संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। अब याद आया? 100वां संविधान संशोधन किया गया था। अब मुझे ये बताइए, राज्य बिहार से झारखंड बना तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? कोई नहीं। अब क्लियर हुआ या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? मेरा सवाल अभी भी है। हाँ, पूछिए। नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ। हाँ। मैं कह रहा हूँ, जैसे 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक। अब 55वां संविधान संशोधन हुआ तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का हिस्सा राज्य बनाया गया 1986 में। 56वां गोवा। तो इस तरह क्यों संविधान संशोधन का नाम दिया गया, जबकि जी उस समय देखिए, उस समय जो उस समय जो राज्यों का निर्माण किया गया था, ये सब चीजें जब उभर करके तब सामने आया, जब हम आजादी के बाद जब राज्यों का निर्माण किए थे, तो कुछ ऐसे राज्य थे, या तो कुछ आपने देखा कि कुछ राजवाड़ा का हिस्सा था, हमने उसे अधिग्रहित किया, या फिर उस पे बल के द्वारा हो या छल के द्वारा हो, जैसे भी हो, तो उसे आपने बाहर से। सिक्किम का क्या स्थिति था? सिक्किम में क्या भारत का प्रभुत्व था या किसी राज्य वंश का प्रभुत्व था? गोवा को आपने तो मेरे ख्याल से चीन का प्रभुत्व, चीन नहीं, वहां पे राजतंत्रीय व्यवस्था थी, ठीक है। सिक्किम की पूरी एक अलग कहानी है। गोवा आपने किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, तो उसकी एक अलग अपनी व्यवस्था हो गई। बात समझ रहे हैं? और कुछ जो दमन दीव वगैरह, ये सब जो दमन दीव जो छोटे छोटे टेरिटरी थे, क्या ये भारत का हिस्सा था या उपनिवेश का हिस्सा था? ये बताइए। उपनिवेश का हिस्सा था। तो ये सब के लिए हमें एक अलग प्रोसेस को अपनाना पड़ा था। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब जो स्थिति है, अब की स्थिति में, या आप जब हम 60 की बात करते हैं, 60 के दशक की बात करते हैं, जिस समय बेरूवारी क्षेत्र को देने की बात आई थी, तो मेरा कहने का मतलब है 60 के दशक में अगर साधारण बहुमत से दिया जाता, तो सीधा साधारण बहुमत से हम बेरूवारी को पाकिस्तान को दे देते। बात समझ रहे हैं? लेकिन हमें उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? एक मिनट, यही बात हो रही थी, ये 60 का बेरूवारी, इसीलिए मैंने आप लोगों को याद दिलाया। बेरूवारी ने बोला, मतलब बेरूवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। उससे पहले अब ये आयास लगाया जा रहा था कि क्या क्षेत्र को, जो भारतीय क्षेत्र है, उसे किसी देश को दिया जा सकता है या अथवा नहीं दिया जा सकता है। तो इसी पर बेरूवारी क्षेत्र के मामला था कि ये पाकिस्तान को दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं,
आप साधारण बहुमत से ऐसे भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकते। इसके लिए आपको संविधान में क्या करना होगा, संशोधन करना। बात समझ रहे हैं? ठीक है। हमारा अब कहने, मेरा सवाल है, हाँ जी जी, मेरा सवाल है 1969 में असम से अलग करके मेघालय बना, 22वां संशोधन। हम्म तो सर उस समय 368 तो के अंतर्गत इसको ये किया गया होगा। मुझे ये बताइए, संविधान में संशोधन कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। तो मैं यहाँ पे 68 की 368 की बात कर रहा हूँ या कोई भी? मैंने साधारण बहुमत से तो मैंने पहले बोल दिया है, लिखा हुआ है साधारण बहुमत द्वारा होगा, याद है? ये दिख रहा है आपको? तो साधारण बहुमत से क्या, साधारण ये 368 के तहत एक तो संविधान में संशोधन और साधारण बहुमत द्वारा जो अगर हम कोई संशोधन करते हैं तो कई तरह से चीजें हैं ना। ये 368 की बात हो रही है। 368 का मतलब क्या हुआ कि आपको विशेष क्या करना है। 368 क्या कहता है ये बताइए, कैसे संशोधन करना है? 368 ये कहता कि विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत साधारण होगा। बहुमत से, और नहीं, साधारण बहुमत तो 368 में आएगा ही नहीं। साधारण बहुमत एक अलग चीज है, विशेष बहुमत की जरूरत होगी और जरूरत पड़ा तो हमें आधे राज्यों से, आधे से अधिक राज्यों का हमें अनुमति लेना पड़ेगा, लेना। ये 368 के तहत आता है। मैं कहा कह रहा हूं कि संविधान में संशोधन 368 की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर हमें किसी क्षेत्र को देना है तो एक साधारण बहुमत से एक अलग हुआ, इसके लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज? इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि असम से मेघालय को हटा करके विशेष बहुमत का कोई इस्तेमाल किया गया होगा। विशेष बहुमत का कोई जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। बिहार से झारखंड बनाया, हमें कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बात तो बिल्कुल सही है सर, साधारण बहुमत से हो जाएगा। लेकिन जो असम को मेघालय से अलग किया गया तो उस समय संविधान संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? तो वो क्या संशोधन, वो संशोधन 368 के तहत हुआ था? नहीं, वो तो अभी डिटेल्स में वो देख लेते हैं सर। 22वां संशोधन 1969 असम से अलग करके मेघालय को। हाँ, वो क्या वो 368 के तहत हुआ था? संभव ही नहीं है। 368 वो फिर विशेष हाँ बोलिए। वो विशेष बहुमत के द्वारा किया गया होगा। तो आप ये समझिए, मैं बार बार 368 क्यों कह रहा हूँ। 368 के तहत संशोधन तभी माना जाएगा जब आप भारतीय, हाँ भारत नहीं, साधारण नहीं, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेश को, किसी दूसरे सत्ता को, समझ रहे हैं, विदेश को क्या कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं जी, हस्तांतरित कर रहे हैं, चाहे वो बेरूवारी क्षेत्र हो या चाहे 111 इनक्लेव्स हो। ठीक है, तो आपने 111 इनक्लेव्स, जो भारतीय क्षेत्र, इनक्लेव्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं एक तरह से, ऐसे क्षेत्र थे जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ और वो बांग्लादेश के बाउंड्री से घिरा हुआ ऐसा था, लेकिन उस पर भारत का अधिकार था। लेकिन भारत को शासन करना वहां पे मुश्किल होता था, पहचान करना मुश्किल होता था। तो इससे अच्छा है कि भारत ने 100वां संविधान संशोधन किया और बांग्लादेश के साथ मिल करके इस मामले को सलटा लिया। और इसमें 51 ऐसे इनक्लेव थे जो बांग्लादेश ने भारत को दिए थे और 111 इनक्लेव ऐसा था जो भारत ने बांग्लादेश को दिया था। तो प्रशासन के दृष्टिकोण से, हाँ बोलिए। 368 के अधीन संविधान में संशोधन आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ठीक? हाँ। आर्टिकल 368 में के अंतर्गत एक मिनट आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी राज्य का क्षेत्र आप विदेश को दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, विदेश को दे रहे हैं, तो आपको साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। ठीक है, साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। आपके लिए इसमें क्या करना होगा, 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, 368 के तहत, जैसे आपने क्या देखा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अब सर 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत
की जो का मसला नहीं है, 368 के सिंपल 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत की बात ही नहीं होती है। ठीक है। ठीक है, 368 रंजीत, 368 का मतलब होता है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अलावा जो कानून में जो भी संशोधन होगा वो सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित हो जाएगा। अच्छा, आ गया समझ। जी ठीक है, इसका मतलब साफ हुआ कि 368 के तहत अगर नहीं हो रहा है वो सामान्य बहुमत, मैंने पहले ही लिखा है साधारण बहुमत, यहाँ दिख रहा है आपको, साधारण बहुमत जी। से। ठीक है, साधारण, इसका मतलब क्या हुआ कि उस सदन में उपस्थित आधे से अधिक लोग अगर कह देते हैं कि हाँ ये पारित हो जाएगा तो पारित हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसके लिए किसी विशेष 2/3 मेजोरिटी हमें जरूरत नहीं है। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट, यानी कि जितने राज्यों के संबंधित संविधान संशोधन हुए हैं उसमें साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, बिल्कुल बिल्कुल। अब पानी पी नहीं, जो सब मैंने संविधान संशोधन नंबर बोला, जैसे 56वां 22वां, ये सब 368 के अंतर्गत हुए होंगे और सब अदर देन साधारण बहुमत से हुए होंगे, तभी तो ये संविधान संशोधन कहलाया। मेघालय, सिक्किम, ये सब सारे कुछ राज्य हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे राजवाड़े से आपने लिए हैं, उसको आपने भारत के अधीन लाया है। ठीक है, तो वहां पे 368 के तहत हुआ होगा, नहीं तो साधारण बहुमत से भी हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। राज्यों का बंटवारा हुआ या राज्यों के सीमांकन हुआ या क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, इसके लिए हमें संविधान में 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि संशोधन की जो प्रक्रिया है ना वो कई तरह से, एक साधारण बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत द्वारा, आपने पढ़ा होगा। तो विशेष बहुमत के द्वारा जो संशोधन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत गुजरता है, और बाद में की जो भी प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत के तहत गुजरता है। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए मैंने नोट बताया आप लोगों को कि आर्टिकल 3 और 2 में जो परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत के द्वारा होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति ये बेरूवारी मामला में 1960 में उभर करके आया था, क्योंकि बेरूवारी क्षेत्र जो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो ये आपका जलवायुपुरी के आसपास का क्षेत्र है और वो पाकिस्तान को देना था, तो साधारण बहुमत द्वारा भारत उसे पाकिस्तान को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। तो इसीलिए भारत के संविधान में एक 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया था, और तब जाकर के हमने क्षेत्र में परिवर्तन किए थे। क्लियर है? जी सर। ठीक है, आज इतना रहने दूं, फिर 10:30 हो रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ, और कल से हम एक हेडिंग दे दीजिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जो एक डिबेट आया था, इस डिबेट को देख लेंगे, और यहाँ पे कुछ आयोग वगैरह के बारे में, या जो सदस्य जो समिति वगैरह का गठन हुआ था, कौन कौन से भाषाई प्रांत समिति, क्या भाषाई प्रांत समिति वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, और फिर राज्यों का पुनर्गठन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग दे दीजिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो कल क्लास में मैं इसी को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी सर, जी सर। और कोई डाउट रंजित? सर वही मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे